स्वागत है दोस्तों। कुछ लीक से हटकर अलग तरह की चर्चा आज करूंगा। मैं जानता हूं मेरी कुछ बातें सेट माइंड के विरुद्ध जाती हैं, जहां कई लोगों के मन में शंका भी उत्पन्न होती होगी कि क्या मैं सही कह रहा हूं, क्या सिद्धांत सैगल सही कह रहा है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं, सालों के अनुभव के बाद जो बातें मेरी समझ में आई हैं, उन बातों को मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं और मैं समझता हूं कि उन्हें अगर आप अपने अनुभव में इस्तेमाल करके लाएं तो आपको हकीकत का और सच्चाई का पता जरूर चलेगा। तो समय नष्ट ना करते हुए मैं मुद्दे पे आता हूं। ये एक चार्ट है आपके सामने। आप इस चार्ट में बैठे हुए हर ग्रह को भूल जाइए, मत देखिए किसी भी ग्रह की तरफ, क्योंकि मैं जो कहना चाहता हूं वो इन सब बातों से कुछ अलग बात है। जैसे नॉर्मली बेसिक्स का स्टूडेंट हो ज्योतिष का, या ज्योतिष का कोई महारथी ही क्यों ना हो, उससे अगर आप कुंडली के अच्छे भावों से संबंधित प्रश्न पूछेंगे, अगर आप पूछेंगे कि कुंडली का कौन सा भाव अच्छा होता है, तो वो एक सुर में 159 की वकालत करेंगे। एक सुर में सभी इन तीन भावों पर ही ध्यान देंगे, प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव। हाँ, ये तीनों भाव, ये त्रिकोण वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत शुभ है, क्योंकि ये आपका अतीत, ये आपका अतीत और ये आपका भविष्य है, क्योंकि भाग्य भाव ही भविष्य का निर्धारण करता है, क्योंकि भविष्य भाग्य के कंट्रोल में ही होता है। अब आप जरा ध्यान से जरा सोचें कि जितने भी भाव है यहां, जैसे कुटुंब भाव, रिश्तेदारी, छोटे भाई बहन, शत्रु, पिता नवम से भी देखते हैं कई। मैं दसम भाव को पिता का भाव मानता हूं, तो मैं दसम भाव को ही पिता का भाव मानता हूं। माता का भाव सुख भाव, प्राप्ति का भाव एकादश भाव जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कुंडली में। अब हकीकत में आप जरा ध्यान से देखें तो व्यक्ति सबसे ज्यादा किस भाव से कनेक्टेड होता है और किन भावों से कनेक्टेड होना चाहता है। व्यक्ति यानी कि खुद जब उम्र कम होती है तो चतुर्थ भाव और दसम भाव से बहुत ज्यादा कनेक्टेड होता है। छोटे भाई बहन अगर हो तो छोटे भाई बहन से भी कनेक्टेड होता है, और बड़ा भाई अगर हो, बड़ी दीदी हो, तो एकादश भाव से भी उसका कनेक्शन बनता है। और उसके बाद के जीवन में वो सबसे ज्यादा अपने पंचम भाव की तरफ आकर्षित होता है। यहां उसे प्रेमी या प्रेमिका भी मिलती है, इसलिए इस भाव के प्रति उसका सबसे ज्यादा आकर्षण होता है, और ये इंटेलिजेंसी का भाव भी है। तो इंसान का इस पंचम भाव पे पूरा जीवन टिका हुआ होता है। धन भाव बड़ा मजबूत है, प्राप्ति भी बहुत है, लेकिन दिमाग अगर नहीं है, वो इंटेलिजेंट नहीं है, तो इसका इस्तेमाल वो खुद बहुत ज्यादा नहीं कर पाता। अभी क्योंकि चलन 6-8-12 पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करने का हो गया है, और इनकी शुभताओं को बताने की जैसे होड़ चल रही है, छठे भाव को, अष्टम भाव की शुभता, द्वादश भाव की शुभता। तो यहां आप कुछ बातों को अगर ध्यान से सुने तो समझेंगे कि नौकरी 2, 6, 10, 11 से कंसिडर जब की जाती है
तो नौकरी अगर जातक को मिलती है, यानी जातक का अगर नौकरी मिलने का भाव अच्छा है, जातक अगर नौकरी करेगा, उसकी जिंदगी का पैटर्न अगर ये दिखाता है, तो निश्चित तौर पे सप्तम का द्वादश होने की वजह से उसके पत्नी के साथ, उसके पार्टनर के साथ अच्छे संबंध नहीं होते। आप प्रैक्टिकली समाज में आसपास देख लीजिए कि जो नौकरी करते हैं, जो ज्यादातर कई लोग दूर देश में नौकरी करते हैं। अच्छा, उदाहरण के लिए आप सीधे मिलिट्री वालों पे चले जाइए, वो एक एक साल घर नहीं लौटते, 6-6 महीने घर नहीं लौटते। पुलिस की नौकरी का भी वही हाल है। और सरकारी नौकरियां हैं जहां सुबह 10 से 5 वाली स्थिति है, तो कुछ लोग हैं सुख से भी, लेकिन नौकरी पेशा व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने सप्तम भाव से कटा हुआ होता है। मैं इससे ज्यादा और खुल के नहीं बोल सकता, क्योंकि ये ज्योतिषीय प्रोग्राम है, यहाँ एक मर्यादा की सीमा का मुझे ख्याल रखना पड़ता है। तो आप समझिए कि वो तृतीय भाव से भी डिस्कनेक्ट होता है, जब बड़ा होता है तो एकादश भाव से भी डिस्कनेक्ट होता है, छठे भाव से कनेक्ट होता है, तो सप्तम से डिस्कनेक्ट होता है। अगर जातक व्यवसायी है और सप्तम भाव से अगर जातक का कनेक्शन अच्छा बनता है, तो फिर वो पत्नी से, पार्टनर से भी अच्छा संबंध उसका बना रह जाता है, क्योंकि व्यवसायी किसी भी वक्त अपनी पत्नी को वक्त दे सकता है, लेकिन नौकरी पेशा व्यक्ति जो है अपनी पत्नी को वक्त नहीं दे पाता। इसलिए ये पत्नी से सेपरेशन का भाव भी माना जाता है। अष्टम जो है, इसकी शुभता का बखान करते आजकल लोग थकते नहीं है, लेकिन ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी प्राप्ति के लिए, डिगिंग यानी गुप्त धन के लिए तो सही है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत पैसे वाला है, उसको प्रॉपर्टी मिल गई अपनी एंसेस्ट्रल, लेकिन वो कोई काम धंधा नहीं करता, दारू पी के सड़क पे गिरा हुआ है। ये स्थितियां हम अक्सर आसपास ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। अगर आप ज्योतिष के छात्र हैं तो आपको आसपास की स्थितियों का व्यक्तिगत तौर पे प्रैक्टिकल अनुभव करना भी बहुत जरूरी होता है। अब आपने कैसे समझना है, मैं ट्रिक ऑफ प्रेडिक्शन पे आपका ध्यान लाना चाहता हूं। ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरी बोलने की यहाँ एक सीमा है। क्यों? क्योंकि मैं ऑनलाइन ज्योतिष सिखाता हूं, घर पे भी सिखाता हूं, तो मैं उतना ही बता सकता हूं जितना का इशारा आप समझ सकें। और एक काफी होता है, चावल पका हुआ है कि नहीं देखने के लिए हांडी का एक चावल काफी होता है कि हाँ चावल पक गए हैं, भोजन पक गया है। तो सबसे पहले ट्रिक ऑफ प्रेडिक्शन में देखिए कि लग्नेश कहाँ है, किससे संबंध बना रहा है। ये आपके सामने आधा फलादेश कुंडली का खोल देता है। लग्नेश कहाँ बैठा हुआ है और लग्नेश किसके द्वारा दृष्टि प्राप्त कर रहा है। दृष्टि का खेल बड़ा महत्वपूर्ण है ज्योतिष के फलादेश में, जिसको हम अमूमन आजकल वो सिर्फ 2, 6, 10, 11 और 2, 7, 11 का खेल खेलने के चक्कर में एस्पेक्ट को तो हम इग्नोर ही कर दे रहे हैं। एस्पेक्ट का बहुत महत्व है। वो कहते हैं ना, पंजाबी में एक कहावत है, अखी ओले कात पर ओले, मतलब आंखों से ओझल है तो कुछ भी करे, या आंखों देखी मक्खी नहीं निकली जा सकती। या प्यार मोहब्बत की भी जब बात आती है तो वहां आपस में यंग लड़के लड़कियां अक्सर ये बात कहते हुए आपको मिल जाएंगे कि आई कांटेक्ट बड़ा जरूरी होता है, यानी दृष्टि विनिमय। प्रेम के संबंध में ये चीज बड़ी महत्वपूर्ण होती है कि जब तक लड़का लड़की की आंखें चार नहीं होती तब तक उनके अंदर प्रेम पनपता नहीं, क्योंकि आंखों के रास्ते से ही दिल में उतरने की सीढ़ियां मिलती हैं उनको। खैर, आप सबसे पहले ट्रिक ऑफ प्रेडिक्शन इस तरह से समझिए कि लग्नेश की स्थिति, अगर मान लीजिए लग्नेश छठे भाव में है और एज पर कृष्णमूर्ति पद्धति लग्नेश छठे भाव में ही अगर बैठा रह जाता है तो जातक निश्चित तौर पे रोग, ऋण और शत्रु से परेशान रहेगा। ये तो प्रथम दृष्टया या फर्स्ट स्टेप पे फलादेश यही है। सेकंड स्टेप पे आप ध्यान देंगे कि इस लग्नेश पे किस ग्रह की दृष्टि है। अगर इस लग्नेश पे
मान लीजिए एकादशेष की दृष्टि है तो बड़े भाई का ब्लेसिंग उसको मिलता रहेगा, रोग शत्रु और दूसरी चीजों से उसको लड़ने के लिए। अगर तीसरे भाव के लॉर्ड की दृष्टि है तो निश्चित तौर पे छोटे भाई बहन द्वारा उसे मदद मिलेगी। दोस्तों मेरी बातें हो सकता है बड़े ज्यादा समझदार जो है नाक भोंक से कोड़ के बोले ये क्या कैसा फला दृष्टान की बात ही नहीं है, अष्टक वर्ग की बात ही नहीं है, अर्गलाक का तो देखा ही नहीं। तो अर्गलाक की डिग्री देख के आप 20 कुंडलियां देखते हैं, 12 पे आपको कहीं कुछ मैचिंग मिलता है, 8 में मिलता नहीं, आप फिर उठा के पटक देते हैं। अर्गला की डिग्री देखिए, मांडी की डिग्री देखिए, कुंडलियों को मैच करते रहिए। मैं सिद्धांत सहगल आपको कह रहा हूं कि बड़े बड़े डिग्रीधारी बड़े बड़े मंचों से बैठकर बड़े बड़े पदों से रिटायर होने के बाद दृष्टान की गोली देते हुए आपको ज्योतिषाचार्य मिसगाइडेड कर रहे हैं और ज्योतिष के बेसिक से आपको परिचित नहीं करवा रहे। ज्योतिष का बेसिक बड़ा नॉर्मल है, बड़ा इजी है। सबसे पहले आपको ज्योतिष के बेसिक को समझ लेना जरूरी होता है। आप कुंडली जब भी देखते हैं, आप जब भी कुंडली देखने की शुरुआत करते हैं तो आप लग्नेश कहाँ बैठा देखते ही नहीं है। मैं 100 में 90 लोगों को मैंने देखा है कि लग्नेश का विचार ही नहीं कर रहे कि लग्नेश कहाँ बैठा हुआ है। वो दशा कौन सी चल रही है, निश्चित तौर पे दशा कौन सी चल रही है महत्वपूर्ण होती है जातक का वर्तमान स्टैंड समझने के लिए, लेकिन लग्नेश की प्लेसमेंट बहुत महत्वपूर्ण है जातक की जिंदगी में। लग्नेश पे अगर अष्टमेश की दृष्टि है तो भैया स्थिति और वर्स्ट होगी। लग्नेश पे द्वादशेश की दृष्टि है तो स्थिति वर्स्ट होगी, खराब होगी। हाँ, लग्नेश पे द्वादशेश की दृष्टि का एक फल ये भी हो सकता है कि जातक विदेश में रहे, विदेश से धन कमाए, परिवार से अलग रहे, पत्नी से बच्चों से अलग रहे, तो ये स्थिति बन सकती है उसके लिए। अगर द्वादशेश किसी भी तरीके से शुभ हो रहा है तो उसके भी और फिर बहुत से तरीके हैं समझने के, लेकिन ट्रिक ऑफ प्रेडिक्शन आपको यूं समझना होगा कि बड़े इजी वे में, नॉर्मल वे में पहले ज्योतिष के नए छात्र ज्योतिष को समझे। वो ट्रिक मैजिक स्टिक खोजने के चक्कर में ना रहे। मैं ज्यादातर यही देखता हूं कि वो यूं मुंह की तरफ देखते हैं कि पता नहीं कुछ ऐसा मंत्र बता दें जिससे कि एकदम फटाफट फलादेश हम करना शुरू कर दें। ऐसे नहीं हो सकता। आपको समझना होगा बेसिक्स को अच्छे तरीके से। अभी शनि पे ही बहस लग जाती है कि शनि तामसिक नहीं है। भैया सीधी सी बात मैं पूछता हूं, शनि है क्या? आप अगर हमारी पौराणिक कहानियों को भी अगर पढ़े तो शनि सूर्य का पुत्र है और शनि को छाया ग्रह कहा जाता है। और शनि जो है सूर्य के एकदम विपरीत अवस्थान करता है, चंद्रमा के भी एकदम विपरीत अवस्थान करता है। यानी कर्क राशि से भी सप्तम में है और सिंह राशि से भी शनि की राशि सप्तम में है। और सूर्य और शनि का समसप्तक योग कुंडली में हाहाकारी योग बन जाता है। ये तो समझते ही हैं जिनकी कुंडली में ये स्थिति है, या ज्योतिष के छात्र भी समझते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि सूर्य दिन का प्रचारक है, यानी दिन को रिप्रेजेंट करता है और शनि रात को रिप्रेजेंट करता है। आपको देखना होगा शनि अंधेरे का परिचायक है। शनि पे सूर्य की किरणें नहीं जाती, ये बेसिक ही बहुत लोगों को मालूम नहीं है। शनि ग्रह पे सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती, इसलिए उसे अंधेरे का ग्रह भी कहा जाता है। शनि अष्टम का कारक है, शनि छठे भाव का कारक है, शनि कर्म का कारक भी है यानी दसम भाव का भी, और शनि द्वादश भाव का भी कारक है। तो शनि की तामसिकता को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि चोरी डकैती, हर तरह का खून खराबा, हर तरह का गुप्त कर्म के लिए ये अष्टम भाव जिम्मेदार होता है। और चोरी निश्चित तौर पे दिन के उजाले में नहीं होती। आप तर्क की खातिर कह सकते हैं डकैती तो दिन के उजाले में होती, लेकिन होती होगी दिन के उजाले में, लेकिन डकैती है तो तामसिक कर्म ना, कि ना उसे भी कह देंगे कि बहुत शुभ कर्म है जी, वो डकैती करना भी, छीनने के लिए भी हिम्मत चाहिए। जिस तरह के तर्क कुतर्क आजकल होने लगे हैं, चर्चा करना ही बेमानी लगने लगा है कि कभी कभी
किसी भी मंच पे दिल ही नहीं करता। द्वादश भाव मेडिटेशन का भाव है, अष्टम भाव मेडिटेशन का भाव है, लेकिन आप एक बात समझिए, अष्टम भाव जो है नकारात्मक मेडिटेशन है। क्यों? क्योंकि ये धर्म का भाव है, धर्म से ये अष्टम भाव जो है द्वादश भाव है। तो द्वादश भाव अगर नवम का द्वादश यानी कि धर्म की हानि, ये धर्म की हानि का भाव है। तो यहाँ का जो मेडिटेशन है, यहाँ कई लोग, मतलब मैं इसे सीधे शब्दों में कहूं कि धन होते हुए भी उपवास करना द्वादश भाव का लक्षण है, और मजबूरी में उपवास कर लेना अष्टम भाव का लक्षण है। अब मजबूरी में कोई उपवास कर रहा है, उसे आप संत समझ ले तो वो फिर आपकी गलती है, वो इसकी गलती नहीं है जो अपने आप को संत बोल रहा है। द्वादश भाव का मेडिटेशन निश्चित तौर पे संतई के काबिल है, और ये समझ लीजिए नवम भाव का सुख भाव भी कहलाता है, यानी धर्म का सुख। किसी भी लगन का, किसी भी भाव का चौथा भाव उसका सुख भाव होता है, तो धर्म का सुख भाव ये द्वादश भाव है। अब आप खुद सोच लीजिए कि कौन सा ग्रह तामसिक है और कौन सा ग्रह शुभ है, राजसिक है और सात्विक है। द्वादश भाव भी हालांकि शनि कारक है, ये भाव भी अंधेरे का भाव है, लेकिन ये सुख भाव भी है। ये हालांकि नवम का सुख भाव चतुर्थ भाव है, लेकिन आप ये भी समझ लीजिए कि द्वादश भाव को मैरिड लाइफ का सुख भाव कहा जाता है, यानी बेडरूम प्लेजर जो है इस द्वादश भाव से ही हम कैलकुलेट करते हैं। तो मेरी छोटी सी कोशिश है, और ये कोशिश मैं जारी रखूंगा कि नए लोग बेसिक से जुड़े, तामसिक, राजसिक, सात्विक जैसी इन चीजों के बेसिक्स को अच्छे से समझें। सूर्य को जैसे एक महानुभाव कह रहे थे ये पापी है, क्रूर भी है, तो मैंने कहा ये पापी नहीं है, ये क्रूर ही है। तो आपको समझना होगा कि सूर्य क्रूर ग्रह है, पापी ग्रह नहीं है, क्योंकि वो सात्विक ग्रह की श्रेणी में आता है। क्योंकि ग्रहों की अपनी श्रेणियां हैं, तो आपने उस श्रेणी के अनुसार उनका चयन करना है, उनके चरित्र का, उनके आचरण का, न कि बेसिल पैर की बेपर की उड़ानी है। समझिए, पढ़िए, मनन कीजिए, आसपास पे दृष्टि डाल के चीजों को ऑब्जर्व कीजिए, तब रस निकल के आएगा। और एक सत्य जान लीजिए, 5 साल के पहले ज्योतिष समझ में नहीं आने वाली। 6 महीने का, 3 महीने का कोर्स जो है वो आपको बेसिक से परिचय करवाता है, ताकि आप सही दिशा में सोच सके। 3 महीने 6 महीने में कोई माँ का लाल आपको ज्योतिष नहीं बना सकता। ये तो एकदम कड़वा सत्य है। अच्छा लगे तो आपके लिए अच्छा, ना अच्छा लगे तो नए जातक या नए ज्योतिष खुद ही जिम्मेदार है अपनी बातों के लिए। मेरी बातें हो सकता है बुरी लगे किसी को, लेकिन ये सत्य है, इसे समझें, मनन करें। अब मैं मुद्दे पे लौटता हूं, उस 159 पर जिससे मैंने शुरुआत की थी वीडियो की। तो व्यक्तिगत तौर पे जहां तक अब आपने समझना है कि व्यक्ति सबसे ज्यादा अगर किसी भाव से जुड़ा होता है तो वो पंचम भाव से जुड़ा होता है। सबसे ज्यादा प्रेम के प्रति वो पागलपन की हद तक आकर्षित होता है, उसको इस पंचम भाव के सिवा कुछ नहीं सूझता। बच्चे अगर हो जाए, संतान का भाव पंचम भाव है चूंकि, तो बच्चे अगर हो जाए तो इंसान बच्चों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि बच्चों से पहले या बच्चे होने के पहले प्रेम जब चलता है तब पंचम भाव की जो उपयोगिता है या आकर्षण उसका है। विवाह होने के बाद वो इस सप्तम भाव की तरफ आकर्षित होता है सबसे ज्यादा, और उसके बाद संतान होने के बाद कभी कभी वो पत्नी को भी इग्नोर करके बच्चों की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है। और इंसान सबसे ज्यादा जिन भावों से आकर्षित हुआ रहता है वो है द्वितीय भाव यानी धन भाव, और एकादश भाव प्राप्ति का भाव, जहां उसकी इच्छाएं पूरी होती है।
जिसे इच्छा पूर्ति का भाव कहा जाता है एकादश को, इस भाव की तरफ वो ज्यादा आकर्षित होता है। उसके बाद वो जब धन सफिशिएंट कमा लेता है तो फिर वो दसम भाव मान सम्मान की तरफ आकर्षित होता है। उसके लिए वो धन भी व्यय करने के लिए तैयार रहता है। अब नॉर्मली जो 159 बहुत शुभ है, लेकिन अब एक बात समझ लीजिए, कृष्णमूर्ति पद्धति के अनुसार पंचमेश और नवमेश को सिग्निफाई करती हुई दशा में जातक काम धंधे से बैठ जाता है, क्योंकि ये कर्म स्थान से द्वादश भाव है और ये पंचम भाव जो है कर्म स्थान से अष्टम भाव है। तो 159 का जो ये त्रिकोण है शुभ 100% है, 100% शुभ है, लेकिन ये सिर्फ शुभ ही है, इससे जिंदगी नहीं चलने वाली प्रैक्टिकली। ये बात समझनी होगी, ये बात मैं समझाना चाह रहा हूँ। प्रैक्टिकली इससे, इस त्रिकोण से जीवन नहीं चलने वाला। ये त्रिकोण मजबूत है अगर ये त्रिकोण शुभ है, अगर पंचम नवम का योग बन रहा है और दूसरी संभावनाएं द्वितीय एकादशेश की स्थितियां अगर सही है तो जातक धनवान हो सकता है। पंचम नवम से कनेक्टेड व्यक्ति, ज्यादा कनेक्टेड व्यक्ति हो सकता है धर्म प्रचारक हो, धर्म उपदेशक हो, क्योंकि नवम भाव धर्म का और धर्म गुरु का भाव भी है। प्रवचनकारी जो होते हैं उनका भी नवम भाव बड़ा स्ट्रांग होता है, ये भाव है। तो ये पंचम भाव इंटेलिजेंसी को शो करता है, तो उसकी बोलने की कला भी यहाँ, उसका दिमाग, उसकी बुद्धि जो वो बोलता है। और आप समझते हैं धर्म उपदेशक या धर्म गुरु बनना इतना आसान नहीं है, उसके पीछे काफी चीजें होती है, काफी चीजें काम करती है, वो भी बहुत मेहनत का काम है। आप कहेंगे कि हाँ कर्म तो वो भी है, लेकिन हाँ ठीक है, कर्म तो वो भी है, लेकिन वो थोड़ा दूसरे टाइप का कर्म है। वो ठीक आपके वो ट्रेडिशनल वो कर्म नहीं है कि दसम भाव में कनेक्टेड हो गया तो आप गवर्नमेंट जॉब में चले गए, 6-10 का योग बना तो 7-10 का योग बना तो आप 7-10 का योग बना तो आप व्यवसाय से कनेक्टेड रह गए। तो ये स्थिति बनती है। 159 बहुत शुभ घर है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे जातक का आकर्षण दूसरी चीजों पे बहुत ज्यादा होता है। वो 2-11-5 के प्रति जिंदगी में बहुत ज्यादा खिंचा हुआ रहता है, इन 3 भावों से बहुत जुड़ा होता है। यहाँ तक कि ये मैं अब थोड़ा सा और खुल के कहूं तो जातक का अगर कैरेक्टर जरा सा भी गड़बड़ हुआ तो वो पंचम भाव से वो 70-80 साल की उम्र तक ही ज्यादा जुड़ा रहता है। आपने देखा होगा कई लोग हैं ऐसे समाज में जो बुढ़ौती में भी लगे रहते हैं, जवान युद्ध जीतिए लेंगे अभी। तो खैर वो अलग बात है, वो कुंडली की स्थितियों पे निर्भर करता है। मैंने यहाँ वो जो कहना चाहता था वो मैंने कहा अपने तरीके से। अब कहाँ तक पसंद आया, कहाँ तक समझ आया, ये आप विचार करें। मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।